इस वीडियो में हम कैबिनेट की चर्चा करेंगे। आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा कि कैबिनेट ने ये फैसला लिया, कैबिनेट ने वो फैसला लिया। तो ये कैबिनेट क्या चीज़ है? पहला पॉइंट इसके बारे में समझना ये ज़रूरी है कि कैबिनेट जो वर्ड है, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया इमरजेंसी प्रोविजंस के माध्यम से। आर्टिकल 352 क्लॉज 3 में इमरजेंसी में ये कहा गया है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगानी है प्रेसिडेंट को, तो कैबिनेट का रिटर्न अप्रूवल होना चाहिए। तो वो रिटर्न में प्रेसिडेंट को देंगे तो जाके इमरजेंसी लग सकती है। कैबिनेट असल में इनर बॉडी होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। यूनियन लेवल पे अगर हम देखें तो 70 से 80 मंत्री होते हैं। वो मंत्रियों में जो सीनियर मंत्री होते हैं वो कैबिनेट में आ जाते हैं। तो मंत्री तो बहुत होते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स का मतलब है कि वो मिनिस्टर हैं जो बड़ी बड़े मंत्रालयों के हेड है। तो अभी प्रेजेंटली आप देखें तो एक प्राइम मिनिस्टर है जी, 30 उनके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो सीनियर मिनिस्ट्रीज में है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं। तो ये कुल मिला के 31 जने कैबिनेट के मेंबर्स हैं। उसके बाद दो मेंबर्स हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। ये जो बंदे होते हैं, ये मिनिस्टर तो होते हैं लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और स्मॉलर मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। मतलब इनके पास जो मंत्रालय होता है वो छोटा होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रहे हैं। उसके अलावा 47 मंत्री और भी हैं। ये क्या कर रहे हैं अभी 2022 में? तो ये 47 मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, लेकिन इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं है। ये कैबिनेट मिनिस्टर के साथ काम करते हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमन जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, और कुछ समय पहले जो अनुराग ठाकर हैं वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन फाइनेंस थे। तो वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे फाइनेंस, और निर्मला सीतारमन जी थे कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये अटैच किए जाते हैं किसी ना किसी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। तो इनकी संख्या टोटल 80 है। तो 80 मेंबर जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, और उनमें से 31 कैबिनेट है। इसमें सीनियर मिनिस्टर्स होते हैं जिनके पास लार्ज मिनिस्ट्रीज होती हैं और इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, यानी कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स मतलब। और इनकी जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी की। तो इसलिए कैबिनेट बड़े बड़े फैसले लेते हैं, क्योंकि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी सरकार कर रही है। ऐसा नहीं कोई एक सीनियर मिनिस्टर है जैसे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, तो हेल्थ पॉलिसी के लिए ही वो जिम्मेदार है। कैबिनेट जो भी फैसला ले रही है उसके लिए सभी जिम्मेदार हैं। इनकी ट्रेडिशनली रेंज 15 से 20 मेंबर्स थी, लेकिन धीरे धीरे कोलिजन एरा में ये मेंबर्स बढ़ते गए, और अभी 31 है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और इसकी जो मेंबरशिप है, ये कहा जाता है कि इसमें डिग्री ऑफ कंसर्न होता है फॉर रीजनल बैलेंस और रिप्रेजेंटेशन, जितने भी कम्युनिटीज होती हैं। तो पंजाब से इसमें आएंगे मेंबर्स, बंगाल से आएंगे, तमिलनाडु से, अलग अलग भारत के हिस्सों से आते हैं। दूसरा, जो कम्युनिटीज होती हैं जैसे हिंदू, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, तो उनकी कई बार रिप्रेजेंटेशन का खास ख्याल रखा जाता है। किसी की भी सरकार बने तो ये ख्याल रखते हैं कि सारी कम्युनिटीज रिप्रेजेंटेड हों कैबिनेट में। ये एक जनरल पॉइंट है, इसका कैबिनेट से ज्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं है, या कैबिनेट जो टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ज्यादा लिंक उससे नहीं है। कैबिनेट करता गया है, पहले तो कोई भी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट होती है तो प्रपोजल को अप्रूव करते हैं। कैबिनेट के पास आता है पहले बिल अप्रूव होने के लिए, फिर वो पार्लियामेंट में जाते हैं। तो कैबिनेट ने ही फार्म लॉज जो थे पहले उनको गो अहेड दिया, तब जाके वो पार्लियामेंट में पास हुए। इसलिए थोड़ी लड़ाई भी थी जब हरसिमरत कौर बादल ने रिजाइन दिया, तो बीजेपी के जो मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि हरसिमरत कौर बादल जो कैबिनेट में थी उन्होंने भी इस पे अपनी मोहर लगाई थी, जो फार्म लॉज थे। फिर जो मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, जैसे डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है कोई, गवर्नर है आरबीआई के, सेबी के चीफ हैं, चीफ्स ऑफ 3 सर्विसेज है जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तो ऐसे बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स भी कैबिनेट करता है।
फिर इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं और कोऑर्डिनेशन करना गवर्नमेंट एक्टिविटीज का, ये भी इनका काम है कि डिस्प्यूट रिजॉल्व होते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से कोई लड़ाई है, या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की किसी और मिनिस्ट्री से लड़ाई है या डिस्प्यूट है, तो उसको ये सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेशन हो। कोऑर्डिनेशन का मतलब जितने भी मंत्रालय हैं वो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए साथ काम करें, वो एक दूसरे से विपरीत काम ना करें या एक दूसरे के काम में बाधा ना लेके आए। और उसके बाद वो एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज पे भी ओवरसी करते हैं। जो भी सरकार की पॉलिसी है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं, इसको भी ये ओवरसी करते हैं। जो मेंबर्स होते हैं वो वीकली मीटिंग्स अटेंड करते हैं कैबिनेट की। 31 मेंबर बैठते हैं, मीटिंग होती है, लेकिन जो फैसले हैं वो वोटिंग से नहीं होते, कंसेंसस से होते हैं। तो 31 मिनिस्टर जो भी है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, वो बैठ के कंसेंसस से ही फैसले लेते हैं। और जो भी मेजर इशू होता है वही कैबिनेट के पास होता है। छोटे छोटे इशू मिनिस्टर सॉल्व कर लेते हैं अपने लेवल पे, या कैबिनेट कमिटीज होती हैं। जो मेजर बड़ा इशू होता है वही कैबिनेट के सामने आता है। जो कैबिनेट का काम है, इसके बारे में हमें जरूरी चीज ये याद रखने की जरूरत है कि कैबिनेट की कमिटीज हैं वो ही ज्यादातर काम कैबिनेट का हैंडल कर लेती हैं। कैबिनेट कमिटीज को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो कैबिनेट कमिटीज थी ये जवाहरलाल नेहरू के टाइम से हैं, उन्होंने बनाई थी। और 1971 के बाद इंदिरा गांधी ने क्या किया, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बनाई जो रिस्पॉन्सिबल थी कोऑर्डिनेशन के लिए मेजर कैबिनेट कंसर्न, चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो ये बहुत पावरफुल बॉडी बन गई और प्राइम मिनिस्टर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग बॉडी थी। इंदिरा गांधी के टाइम ये कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत पावर्स थी। और जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटेरिएट था जिसे हम पीएमओ कहते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे अमेरिकन प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑफिस की तरह। और जो भी कैबिनेट थे वो साइकोफॉन्सी में इन्वॉल्व होते थे कि वो चापलूसी कर रहे थे। तो तब जो पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी थी वो मेजर डिसीजन लेने लगी थी, और वो कैबिनेट से भी स्ट्रॉन्ग बॉडी बन चुकी थी। मतलब इनर कैबिनेट बन गया था कैबिनेट। फिर कैबिनेट कमिटी आई, कैबिनेट कमिटीज बहुत सारी, लेकिन कैबिनेट के अंदर जो एक कमिटी थी वो इनर कैबिनेट की तरह बन गई, ज्यादातर फैसले वहां लेने शुरू हो गए। फिर राजीव गांधी के टाइम भी जो उन्होंने अपने बंदे लगाए हुए थे कई प्लानिंग कमीशन में या कई और बॉडीज में, टेक्निकल बंदे जैसे सैम पिट्रोडा जैसे थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया जैसे थे, उन्होंने डिसीजन मेकिंग डोमिनेट करना शुरू कर दिया। और ज्यादातर जो काम है वो कैबिनेट के बाहर होने लगा। मतलब कि कैबिनेट के फैसले से नहीं, कुछ अपने पर्सनल एड के जो नजरिया होता है उसको मद्देनजर रख के डिसीजन मेकिंग होने लगी थी। लेकिन मोटा मोटा कहा जाए तो कैबिनेट एक स्ट्रांग बॉडी है और रियल एग्जीक्यूटिव कैबिनेट ही है भारत में। तो कैबिनेट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है एक तरीके का। प्राइम मिनिस्टर के नीचे काम कर रहे हैं ये, और प्राइम मिनिस्टर भी इसका पार्ट है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ये लीड करते हुए कैबिनेट, वो सारे फंक्शंस कैबिनेट ही कर रहा है। लेकिन कई बार जैसे इंदिरा गांधी का टाइम था, राजीव गांधी का टाइम था, अंडरमाइन किया गया कैबिनेट। पर अभी हम कह सकते हैं जैसे राजनाथ सिंह या अमित शाह जो भी कैबिनेट के इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं वही डिसीजन ले रहे हैं, और वही इंपॉर्टेंट बॉडी है और रियल एग्जीक्यूटिव है जिसके पास बहुत सारी पावर्स है।